गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के पीरियड में सेकंड लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कल हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे शुरू करेंगे। कल हमने माल्थस की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत और उसकी समालोचकों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि माल्थस ने अपने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में क्या कहा था और जो समालोचक थे उन्होंने उस जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की समालोचना करते हुए उन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी, इसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा की थी। पिछले 2 दिन से हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं कि माल्थस का ये सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रभावशाली रहा, लेकिन कुछ विचारकों ने इसका विरोध भी किया जो ये मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। ठीक है, यदि जनसंख्या अधिक है तो उससे आर्थिक समृद्धि भी अधिक हो सकती है। अगर जिस घर में मैन पावर अधिक है तो वो मैन पावर अधिक होने से अर्निंग भी तो ज़्यादा होगी। जितने हाथ उतने काम, ये भी तो एक अवधारणा थी। बड़े परिवार होने के पीछे एक अवधारणा ये भी थी कि जितने हाथ उतने काम, यानी कि जितने ज़्यादा लोग घर में होते थे उतना काम होता था, और जितना ज़्यादा काम होता था उतना ज़्यादा अर्निंग भी होती थी। यही जो समालोचक थे उन्होंने अपने सिद्धांत में यही थ्योरी दी। माल्थस की भविष्यवाणियाँ झूठी साबित कर दी गई। जो इस सिद्धांत के जो समालोचक थे उन्होंने इसकी समालोचना करते हुए जो माल्थस की जो भविष्यवाणियाँ थी, जो सिद्धांत था, जो उन्होंने थ्योरी दी, उसको झुठला दिया, झूठा साबित कर दिया कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण देश में गरीबी बढ़ेगी या गरीबी बढ़ती है या वो देश और गरीबी के गर्त में चला जाता है। ये इस सिद्धांत की उन्होंने समालोचना की। एक बार की जाओ चुपचाप कहो, क्लास में बैठे आवाज़ ना जाए उन्हीं किसी का, और वरना तो असेंबली में वहाँ खड़ी हो आवाज़ नहीं होनी चाहिए होगी। आगे एक स्कूल के अंदर लगी बतियाने पंचायत जोड़ने, ये नहीं चुपचाप वहाँ जाए नंदी जाओ रहा वहाँ की बता के समालोचक थे उन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद भी खाद्य उत्पादन और जीवन स्तर लगातार उन्नत होता रहता है ना। माल्थस के सिद्धांत के जो समालोचक थे उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने से जो हमारे जो खाद्य उत्पादन है ना, और जब खाद्य उत्पादन हमारा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा। खाद्य उत्पादन बढ़ेगा तो जीवन स्तर सुधरेगा नहीं सुधरेगा। तो यही जो समालोचक थे उन्होंने यही बात कही, और इन्होंने ये बात सिद्ध करके माल्थस की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को झूठा साबित कर दिया। झूठा साबित करने का मतलब कि वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही। उस समय जो उन्होंने कहा वो अपने लॉजिकली कहा, और जो माल्थस के सिद्धांत के जो समालोचक थे उन्होंने उसके बाद में उस सिद्धांत की समालोचना की। उन्होंने जो बात कही वो अपनी साइंटिफिक आधार दिए। उन्होंने कहा कि ये मान लेना कि केवल जनसंख्या वृद्धि से हमारा जो खाद्य उत्पादन है वो प्रभावित होता है और देश लगातार गरीब होता चला जाता है, ये कह देना सही नहीं है, या ये मान लेना उचित नहीं है। बल्कि हमारे देश में जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वैसे वैसे हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ा है, और खाद्य उत्पादन बढ़ने से हमारी जो निर्भरता है ना, डिपेंडेंसी है, वो लगातार कम हुई है, और जो हमारा जीवन स्तर है वो उन्नत हुआ है। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने भी माल्थस के विचार की आलोचना की। गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में यही कहा कि हमारे देश में जो गरीबी है उसका कारण केवल जनसंख्या वृद्धि है। तो मार्क्सवादी जो विद्वान थे, मार्क्सवादी सिद्धांत जो आलोचक थे, उन्होंने भी यही माना कि गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। गरीबी जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं फैलती, जनसंख्या वृद्धि जो संसाधन है उनके असमान वितरण के कारण फैलती है। जैसे आज है हमारे देश में जिसके पास पैसा है वो और पूंजीपति होता जा रहा है, और जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि जिसके पास पैसा है उसके पास संसाधन है, उसके पास जमीन भी है, और जमीन में करने वाले सारे यंत्र उपकरण संसाधन सब हैं उसके पास। ठीक है ना, खाद बीज पानी
लेबर सब कुछ है उसके पास, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है बेचारे के पास, तो वो जमीन कहाँ से कर लेगा? बगैर पैसे की खेती हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। बिना पैसे के भी खेती नहीं हो सकती। यानी कितने सारे गरीब ऐसे हैं गांव में, बेचारे गरीब हैं, पैसा ही नहीं है उनके पास, समझ गए ना? और पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं? कर्जा लेते हैं। और गांव में जो सूद ब्याज का खेल चलता है वो आप जानते ही हो, 100 पर 10 रुपए का ब्याज लेते हैं, है ना? 100 पर 10 रुपए का मतलब है कि 1000 पर 100 रुपए ब्याज के हो गए प्रतिदिन। अब उसने अगर 5000 रुपए ले लिए, 5000 रुपए खाद पानी लगा दिया, उसने खाद बीज लिया है, अब तो सोचो उसमें ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। और ये जो गांव में जो सूद ब्याज का काम करने वाले लोग हैं, ये ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाकर एक बहुत बड़ी रकम खड़ी कर देते हैं। और आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति ने कभी कितने पैसे लिए और वो इतने सालों से चुका रहा है और अभी तक उसका जो रकम है वो वहीं की वहीं है। यानी कि वो बेचारा कर्जा देते देते अधमरा हो गया और अभी कर्जदार का कर्जा नहीं चुका। तो कई बार लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है ना? गांव में भी अधिक कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। कैसे सुसाइड कर लेते हैं? वही जो कर्जा देने वाले लोग हैं वही खून चूस चूस के व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, समझ गए ना? इसलिए जो कर्जा है वो चाहे किसी पब्लिक से व्यक्ति से लिया हो या बैंक से लिया हो, अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन जो आज के हमारे जीवन की जो दिनचर्या है उसमें बगैर उसके काम नहीं चलेगा और व्यक्ति अपने उस खोखले जीवन को मेंटेन करने के लिए तमाम लोन ले लेता है। अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन, बिना उसके काम नहीं चलेगा, है ना? मकान पर लोन, हर चीज़ पर लोन, कार लोन पर, गाड़ी लोन पर, हर चीज़ लोन पर। तो अब लोन पर लोन के लिए किस्त भी तो चाहिए ना हर महीने देने के लिए। तो आए इसलिए हर व्यक्ति जो है वो इस बनावटी जीवन में जी रहा है। मौलिक रूप में कोई जीवन नहीं जी रहा है, हम सब बनावटी जीवन जी रहे हैं। अगर स्कूल में आए हैं पढ़ाने के लिए तो सर नहा धो के पूजा पाठ करके एकदम निवृत्त हो गए और साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए हैं आपके सामने, है ना? पढ़ाने का मतलब नहाने धोने से नहीं, पढ़ाने का आशय इन सारे नित्य कर्मों को करने से नहीं। हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या जाते थे कोचिंग पढ़ने, तो हमारे सर कोई नहा धो के ना कोचिंग पढ़ाते थे हमारे को। सुबह उठ के आए सर से और हमारे लिए पढ़ाने बैठ जाते थे वो, है ना? और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो लोई और लिहाफ ओढ़ कर बैठते थे, ठंड बहुत जब होती थी तब। अब तो ठंड पड़ती नहीं है, उस दौर में ठंड पड़ती थी जब हम लोग 10th और 12th में पढ़ते थे, तब सर्दी बहुत पड़ती थी, है ना? तो 5 बजे जाड़े में भी 6 बजे 5-6 बजे ट्यूशन जाते थे कोचिंग। तो सर जो है वो लिहाफ कभी कभी देखते थे हम कि सामान्य ठंड होती थी तो लिहाफ और लोई ओढ़ लेते थे, और जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो कभी कभी वो चेयर पर लिहाफ ओढ़ के बैठे होते थे। लेकिन लिहाफ ओढ़ के वो बैठे होने का मतलब कि आपत्ति उनके बैठने के तरीके से नहीं है, आपत्ति तो उनके पढ़ाने के तरीके पर होनी चाहिए। यदि वो ईमानदारी से नहीं पढ़ाते तो, है ना? उन्होंने लिहाफ में बैठ के पढ़ाया या लोई में बैठ के पढ़ाया, लेकिन उन्होंने ऑनेस्टली पढ़ाया हम बच्चों को। कोई पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते थे, पेश नहीं करते थे, है ना? सो के उठ के आके फ्रेश होके और बैठ जाते थे, फिर चाय खूब पीते थे वो, है ना? और बीच बीच में जब एक सुबह इस कॉलेज जाने से पहले वो 2 बैच निकालते थे और सिगरेट स्मोकिंग और चाय, बस 2 चीज़ें उनकी चलती रहती थी। एक ब्रेक के बाद वो एक सिगरेट पीते थे, उसके बाद फिर दूसरा बैच पढ़ाने बैठते थे। और किसी बच्चे की मजाल नहीं है जो इतना चूमी कर जाए, और ऐसे उनका रूम पूरा फुल रहता था, बच्चों को बैठने की जगह नहीं होती थी, समझ गए ना? तो कहने यहाँ पर कम टू द पॉइंट, कहने का सिर्फ आशय ये नहीं कि व्यक्ति कैसे रह रहा है ना? वो सादा जीवन की चर्चा कर रहा था मैं अपने टीचर की। आज अगर टीचर क्लास में आएगा या अपनी कोचिंग में आएगा तो प्रॉपरली आएगा, क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए काउंटेबल है कि सर क्या पहन कर आए, नहीं पहन कर आए, तो उनके लिए यही एक मुद्दा मिल गया। बोले आज बिल्कुल जो है ये कबूतर बिल्कुल सही यूनिफॉर्म पहन के आता है ना? समझे नहीं? तो जिस तरह से नाम रखते हैं कबूतर, बगुला और चिड़िया और लोमड़ी और गिद्ध, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, है ना? तो ऐसे ही उसकी ड्रेस को लेकर भी उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। ये आज का चलन है। उस दौर में बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कुछ भी कह पाता कहीं, या इस कोचिंग टाइम में कहीं भी चर्चा कर लेता।
इस कोचिंग से उठने के बाद ही बच्चे उस दौर में, जब हमें याद है ऐसी तरीके से, जब हम घर उनसे पढ़ने के बाद निकलते थे और जाके जब समोसे और जलेबी वाले के ठेले पर खड़े होते थे सुबह सारे लड़के जाके, तो चर्चा इसी बात की करते थे कि सर ने आज कितना बढ़िया पढ़ाया है ना, आज सर ने कितना अच्छे से सारी प्रॉब्लम समझाई, बड़ा अच्छे से पढ़ाते थे वो, और मार तो इतनी लगाते थे सुबह सुबह ठंड में, जो थप्पड़ पड़ते थे ना उनके, तो उंगलियाँ छपी हुई होती थी चेहरे पर, है ना, चेहरे बिल्कुल लाल हो जाते थे लड़कों के हम सब। तो जो पिटाई से भागने वाले थे, जो पीछे बैठते थे, वो कुछ नहीं सीख पाए, और जो जानबूझकर आगे बैठते थे कि पिटेंगे तभी सीखेंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ सीख पाए और बन पाए, जैसे कि मैं, समझ गए ना। हमारे घर में कोई बताने वाला नहीं था, सिर्फ अपने टीचर की मार और उनकी सीख ने आज हमें इस लायक बना दिया कि इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी और नौकरी भी पा ली, समझ गए ना। यदि उन्होंने नहीं इतना, अगर हम उनकी पिटाई से भागे होते हम भी औरों की तरफ, तो हम भी कहीं जेब काट रहे होते, या कहीं उसकी दूध की या गुटखे की दुकान खोल के बैठे होते, हाँ, कहीं पर जो है वो छोटा मोटा काम लिए बैठे होते, नहीं तो ऑटो चला रहे थे शहर में। तो जब पिटाई होती थी, पढ़ाई तभी होती थी, आज पिटाई नहीं होती थी इसलिए पढ़ाई नहीं होती, क्यों? क्योंकि बच्चों को मानेगा हमें कोई मार सकता नहीं, इसीलिए पूरे देश की पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो गया है, ना बच्चों को पढ़ाई की चिंता, ना माता पिता को पढ़ाई की चिंता, किसी को टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ एक बात की है, स्कूल वाले पैसे क्यों ले रहे हैं, फीस तो मांग रहे हैं स्कूल वाले, और फीस ना दे रहे हैं तो स्कूल में क्यों ना ले रहे हैं, नदी के पैसा है ही ना हमको, है ना। तो ये स्थितियां हैं जो केवल इसी पर एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। लेकिन उस दौर में घर पर जाकर चर्चा भी नहीं करते थे माता पिता के सामने कि आज हमारी पिटाई लगी, उस दौर में घर पर जाकर चर्चा भी नहीं करते थे हम बच्चे की, आज हमारी पिटाई लगी है, निशान देख के पहचान लेती थी मम्मी पापा, बल्कि चोरी छिपे चुराते थे अपना चेहरा माँ बाप के सामने लाने से, क्यों? क्योंकि चेहरे पर छपी होती थी उंगलियां, पहचान जाते थे आज पिटाई हुई है ना। तो इसलिए मम्मी को पापा के सामने, मम्मी के सामने तो कोई बात नहीं, पापा के सामने तो आने से भी कतराते थे, जब ठीक ठाक हो जाता था, जब पहले समय आ जाता था चेहरा, तब जाते थे उनके सामने, है ना, वरना उनके सामने उस हालत में जाने की स्थिति नहीं होती थी। जाएं अगर तो और पिटेंगे कि जरूर काम नहीं करके लेके गया होगा, काम याद नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, जो बताया होगा सबने वो नहीं किया होगा, तो इसलिए सामने नहीं पढ़ते थे। आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और घर जाके डांटती है टीचर, तो जाके बच्चे ये और कहते हैं, बोले अम्मा मास्टर ने तो मारो, पेटुआ दबा दो, अम्मा देखो अच्छे देखो, अम्मा ये देखो कैसे मुझे छप नहीं है ना, बिल्कुल वाको सीटी स्कैन कर डाला है घर में वाला, और अम्मा बिल्कुल वाकई बिल्कुल ऐसे MRI कर देंगी कि बिल्कुल बारीक बारीक उंगलियों के निशान भी चेक कर लेंगी, हाँ गला वाकई मर्जी जाके मास्टर आके, और नागपुर मास्टर आओ, बहुत दुष्ट मास्टर है, जाके कीड़ा पड़े, जाको सत्यानाश हो, जाको जो हो जाए, और फिर उसके पापा आएंगे तो फिर मम्मी और लल्ला मिलके इतना व्याख्या और परेशान करेंगे कि बाजी चढ़ाएंगे, पापा लट लेके स्कूल में पहुंच जाएंगे, है ना, कौन से है ना, समझे नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चे आज पढ़ने को तैयार हैं, देख रहे हैं आप, इतने के बावजूद भी ये स्थिति है अटेंडेंस की, सरकार कह रही है कि पढ़ाओ, है ना, बच्चों को स्कूल भेजो, माँ बाप स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं, जब स्कूल नहीं खोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, अब स्कूल खोल रही है सरकार तो बच्चों को भेज नहीं रहे, है ना, तो ये कह रहे हैं कि साहब अब हम जब ऑनलाइन चल रहा है तो हम क्यों भेजें बच्चों को, रिस्क क्यों लें, अब हम ऑनलाइन ही पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। तो हम उन्हें बात नहीं कर सकते, स्कूल आए तो भला, ना आए तो भला, क्योंकि सरकार नहीं चाहती ना, सरकार जब आपको बगैर पढ़े पास कर रही है तो पढ़ने की जरूरत क्या है। ये आज की स्थिति है। उस दौर में जब पढ़ाई होती थी तो बच्चे पढ़ते थे, डर होता था एक चेहरे पर, इंटर की परीक्षाएं चल रही होती हैं, बच्चों के दिमाग चेहरे पर सेकंड तक नहीं होती है, और बच्चे पेपर एक कल फेस कर घूम कर आ रहे हैं मॉल कहाँ गए थे, बोले वहाँ गए थे फिनिक्स, क्या खाने गए थे, बोले कुछ नहीं सर टहलने गए थे, चेंज
करने पढ़ाई इम्तहान चल रहे हैं, चेंज करने गए थे फिनिक्स में, फिर सब पेपर है कल, और तब तो 2 पेपर होते थे, अब एक ही पेपर होता है। किताबें 2 जे मोटी मोटी है ना, पेपर 1, सोचो कितना टफ है ना। गणित की किताबें तो 7 होती थी, अब गणित की किताब भी 1, 2 किताबें हैं, 3 किताबें हैं गणित की, 1 या 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। तब 7 किताबें होती थी गणित की, 3 पेपर होते थे गणित की, हमने लिए 3 पेपर है ना। मैथ के 3 पेपर होते थे, हिंदी के 3 पेपर होते थे, और हिंदी का 1, अंग्रेजी का 1, विज्ञान का 1, हर विषय का 1, और हाई स्कूल में तो 1, इंटर में भी 1 है ना। हिंदी के 3 और मैथ के 3 पेपर हमने दिए। जो कोर्स 3 पेपर में आता था वो 1 पेपर में आएगा, मैथ का जो कोर्स 3 पेपर में आता था वो 1 पेपर में आएगा, फिर इसका जो कोर्स 2 पेपर में आता था वो 1 पेपर में आएगा, केमिस्ट्री का कोर्स जो 2 पेपर में आता था वो 1 में आएगा, है ना। पढ़ाई को मजाक बना के रख दिया सिस्टम में, ये पॉलिसी वो पॉलिसी वो पॉलिसी वो पॉलिसी, पॉलिसी पर पॉलिसी लॉन्च हो रही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में बच्चों तक सरकार कितना प्रयास कर रही है। आपको ई क्लासेस के थ्रू तमाम चैनल पर, दूरदर्शन पर, सोशल मीडिया पर, आपको ई क्लास मोबाइल पर, आपके यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन बच्चे पढ़ने तक को तैयार नहीं है, और माँ बाप कहते हैं पढ़ाई हो ही कर रही है। अगर आप देखें तो जहाँ हम चल रहे हैं, यही जो गवर्नमेंट की ई क्लासेस है वो भी यही चैप्टर चल रहा है। अगर आप उससे पढ़ रहे होंगे तब, वो भी बाकायदा उसका पूरा टाइम टेबल आता है हफ्ते भर का, हफ्ते में 1 दिन संडे को, और वो पूरे हफ्ते का होता है। जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण गरीबी फैलती है, और आज भी जो हमारे देश में गरीबी है वह संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके बाद पैसा है वो दिनों दिन और पैसे वाला होता जा रहा है, और जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है। आज की स्थिति भी गरीबी को बढ़ाने वाली है, समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि संसाधन है सीमित, जमीनें इतनी सी, करने वाले हैं 10, भाई है 10, भाई बढ़ते 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 जमीन इतनी सी रह गई है। जब 100 बीघा थी 10 लोगों पे बढ़ी तो 10 पे एक के हिस्से में 10 बीघा तो आई, लेकिन अब एक के अपने 5 हैं, उस पे आई 10 बीघा, तो 5 पे कितनी मिलेगी? एक को 2 बीघा। अब उन 5 में से एक के अपने हैं 2, तो एक को मिलेगी 2.5 बीघा। समझ में आया ना? तो लगातार जो हमारे संसाधन है वो सीमित होते जा रहे हैं, उसका वितरण कम होता जा रहा है, उसकी प्राप्ति कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब उत्पादन है, उससे होने वाली अर्निंग है, वो दिनों दिन आय कम होती चली जा रही है। अभी जितने सारे लोगों ने जमीनें बेच दी अपनी, ये बेची जमीन से कितने दिन का गुजारा चला कर लेंगे अपना? जमीनें थी तो रोजी रोटी चल रही थी, कुछ नहीं तो अनाज तो मिल रहा था ना साल में। जब चाहो तो जो चाहो कर लो, सब्जी कर लो, फसल कर लो, कुछ भी कर लो। सब्जी के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं, अपनी खेत में छोटी सी क्यारी बनाओ, उसी में मेथी, पालक, मूली, गाजर जो चाहे वो लगा दो, और इतना होगा कि आपको खाने के लिए सब्जी, कोई बाजार जाने की जरूरत नहीं। गोभी, बेचारे लोग छोटे छोटे किचन गार्डन बना के गोभी और मेथी और सैलून की फली और मटर और टमाटर घर में कर लेते हैं। 5-5, 6-6 पेड़ लगा दो तो आपको गोभी नहीं खा मिलेगी। 4 पेड़ बैंगन के लगा दो, आप घर में बैंगन नहीं खा पाएंगे। 6 पेड़ टमाटर के लगा दीजिए, आपको पूरे सीजन टमाटर नहीं खत्म कर पाएंगे आप, है ना? लेकिन तब हम सब ये सब कर लेते थे अपने घर में, हमने छोटे से किचन गार्डन की जगह
खाली छोड़ दी थी, अब हमने कहीं खाली छोड़ा ही नहीं, तो अब मैं टहल नहीं बोले इतने तो बहुत मट्टी आ गई, बोले जाओ खत्म करो, है ना। तो घर में कोई पेड़ पौधा नहीं और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए धनिया हम अपने क्यारी में कर लेते थे, तो घर में ताजी काट के चटनी बनाते थे, वो होता था धनिया, समझ गए ना। अभी लेने जाते हैं तो अब तो सस्ता हो गया, अभी नवरात्रि में भी 200 रुपये किलो था, 10 रुपये का इतना सा देता था प्लास्टिक की पॉली में, बोले ले मत 10 रुपये का 50 रुपये, वो भी नामों से बोलता था, 2 पत्ती भी ज़्यादा नहीं देता था। अभी वक्त आ गया है कि ले और ले जाओ, अभी और आने वाले वक्त में धनिया फ्री मिलने लगी है ना। सब्जी लिए आपने तो बोले ले एक घेर ले जाओ ढाई, कोई नहीं पूछेगा। तो अभी मैं अभी बुधवार को भाई नगला की बात बता रहा हूँ मैं कि वहाँ धनिया जो बेच रहा था वो उससे बात हुई, तो वो बोल रहा सर हमने तीसरा पाला काट रहे हैं हम धनिए का, यानी कि हम 2 फसल धनिए की बेच चुके। जब धनिया 200 और 300 रुपये किलो बिका था, हमने धनिए की पूरी फसल और पूरी आमदनी तो हमने उस समय कमा ली। अब तो ये है कि चूंकि तीसरी फसल है तो अब ले जाओ 10 रुपये में ढेर ले जाओ, है ना। तो जो कीमत थी वो तो बोला मैंने पहली फसल में वसूल कर ली, तब धनिया 250 से 300 रुपये किलो बिक रहा था, समझ में आया ना। अब धनिया 40 रुपये किलो नहीं पूछ रहा कोई। तो ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में व्यक्ति की जो आमदनी है दिनों दिन कम होती चली जाएगी, है ना, कम होती चली जाती है। यदि भौतिक इन संसाधनों की अपर्याप्तता यदि होगी ये समाज में, बच्चे पढ़ना चाहते हैं स्कूल नहीं है, भाई एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ लेंगे। जब स्कूल नहीं है तो सीमित बच्चे ही पढ़ पाएंगे, जब सीमित बच्चे पढ़ पाएंगे तो बगैर पढ़े बच्चे रह जाएंगे बहुत सारे, जिनका नाम ही नहीं लिखा जाएगा स्कूल में। जब बरेली में बड़े गिने चुने स्कूल होते थे, हार्टमैन, बिशप और सेंट मैरी, 3 ही स्कूल होते थे अंग्रेजी माध्यम के, और ग्रीस प्रसाद, ये 4 स्कूल होते थे हमारे टाइम में। अब इतने CBSE स्कूल, इतने ICSE स्कूल, चाहे जहाँ पढ़ लो वहाँ भी भरे पड़े। गांव के देहाती बच्चों को यदि बोर्ड 9 से शुरू होता है, समझाया ना। 8वें में कहीं से ही बच्चा पढ़ रहा हो, आप देखो भवंस की बात करो आप, या DPS की बात करो, और DPS में बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, भवन से बच्चे बल्लिया से आ रहे हैं। अब आप सोचो कहाँ पढ़ रहे होंगे और कैसा वातावरण होगा वहाँ। लेकिन चूंकि अब अंग्रेजी माध्यम को लेकर शहर वालों को तो बहुत क्रेज रहा नहीं, अब गांव वालों को कोई क्रेज है, कहाँ पढ़ रहा हूँ, हमारा लौड़ा DPS में पढ़ रहा हूँ, खेती भी जा रही, बोले 20,000 रुपये महीने जा रही है, और बस में जाता है हमारा लौड़ा, है ना। मदर्स स्कूल बोला है, यहाँ बच्चे नहीं मिल रहे, उसे कहाँ से ला रहा है, हल्दिया बल्लिया, मानपुर, चिकटिया, सिमरा, मोलीपुर और अलीपुर, फरीदपुर, जैनी, अलीगंज और वो जाने कहाँ से, है ना। तो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि शहर के बच्चे नहीं हैं, और शहर वाला जब भेजेगा तो वो इधर भेजेगा, वहाँ नहीं भेजेगा। चोर और गुंडों के गांव के बीच में चौबारी, महेशपुर, ठाकुरान और रोधी, ये सब बड़े हिस्ट्री सीटर गाँव है। वहाँ महेशपुर ठाकुरान के बीच में चौबारी, महेशपुर ठाकुरान और अंगुरी, टांडा, रोंधी और ये सब जो गांव है नामी गिरामी, इनके बीच में स्कूल है। वहाँ रोज मार पिटाई ठुकाई खूब होती है ना। रोज लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों में, क्यों? क्योंकि जो लोकल पढ़ने वाले हैं वो रोज लड़कों को ले लेके झुंड बना के पहुंच जाते हैं, और जबरदस्ती स्कूल में घुस के जब जैसे आया उसे ठोक दिया, यू नो। सब ओवर स्मार्ट बनने के लिए, स्कूल में अक्षय कुमार बनने के लिए, बच्चों के बीच चमकने के लिए लड़के लोग ऐसा करते हैं। वहाँ किसी की मजाक नहीं, टीचर टीचर क्यों कर जाए, क्योंकि वहाँ पर वो स्कूल ऐसी जगह बने हुए हैं कि वो वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते वो, क्योंकि वो सब लोकल है। वो सब लड़ ले लेके इतने आ जाएंगे कि उन्हें संभाले नहीं संभालने देगा स्कूल, समझे। तो ऐसी स्थिति में वो सारे के सारे स्कूल अब उन्होंने खोला इंग्लिश मीडियम में। शहर के बच्चे मिलेंगे नहीं तो क्या, किससे कैसे काम चलेगा। इसलिए वो ज्ञानी और अलीगंज और वो सिरौली तक के बच्चे आते हैं इसमें मदरस में, समझ में आया ना। क्योंकि वहाँ कोई स्कूल नहीं है इसलिए, और इसका ट्रांसपोर्टेशन है, ऑटो जाते हैं, वैन है, छोटी छोटी इको हैं, तो उसमें बच्चे को बैठ के भेजने में माता पिता को भी प्रेस्टिजियस लगता है, और बच्चों को भी वो हल्ला हुल्लो करते हुए आते हैं वहाँ से, वो हल्ला करते हुए,
और कभी कभी तो ड्राइवर को भी रोक लेते हैं, बोले रोक रहा हो ना, रोक रहा हो, है ना, है ना। तो बेचारा ड्राइवर ही चुपचाप रोक लेता है कि नहीं तो बच्चे वहाँ मारेंगे, पटक के मारेंगे रास्ते में, तो इसलिए ड्राइवर भी कुछ नहीं कहते। तो फिलहाल कम टू द पॉइंट, कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि जब जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ यदि संसाधनों की अपर्याप्तता नहीं होगी तो हमारे देश में कभी गरीबी नहीं होगी। हमारे देश में गरीबी जनसंख्या वृद्धि से नहीं होती, संसाधनों की अपर्याप्तता से होती है ना। अगर हमारे घर में 10 लोग हैं और खाने के लिए राशन और भोजन पर्याप्त है तो काहेगी गरीबी। हमारे पास संसाधन है, इतनी बड़ी संस्था है, हमारे घर में 20 लोग हैं पढ़े लिखे, रोजगार नहीं है तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है। ये है तो संस्था, सब इसमें सब इसी में काम में लग जाओ, जो जिस काम के लायक है वो अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप काम करो। समझ आ गई बात नहीं? यस सर। तो इस तरह के काम यदि एक व्यक्ति करेगा तो भले ही संस्था इतनी सी है लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को रोजगार देगी। हमें किसी के आगे रोजगार के लिए हमारे बच्चों को या किसी भी हमारे परिवार के सदस्य को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए सबसे पहले आज वो इस स्थिति में है या आने वाले समय में कभी भी वो इस स्थिति में होंगे कि 20-25 लोगों को रोजगार वो देने की हैसियत में होंगे। समझ गए ना, ये एक ऐसा काम खड़ा कर दिया। समझ में आ गई बात नहीं? यस सर। तो ये अप्रोच जिस घर में होगी, जिसके पास भी होगी कि कोई भी ऐसा कारोबार करें जिसमें हमारे घर की पूरी पीढ़ी लग जाए। आप बताइए इसमें सारे लग जाएंगे? नहीं लग जाएंगे। जितने पढ़े लिखे बेकार बच्चे होंगे, बेकार का मतलब जब तक वे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बनते तब तक वे अपनी योग्यता को यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। पढ़ेंगे तो समझ भी बनी रहेगी। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो 15 मिनट कम से कम पढ़ता हूँ मैं, आप लोग नहीं पढ़ते पर मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है, इसे पढ़े बिना नहीं पढ़ा सकते आप। समझ में आ गई बात नहीं? जो किताबें पिछले सालों तक आप पढ़ रहे थे वो किताबें आप वो हेडिंग थे बहुत सारी, जनसंख्यात्मक कारक क्या है और इसके कारण कौन कौन से हैं, इसको दूर करने के बिंदु कौन कौन से हैं, उनको हेडिंग का ही पढ़ा और लेसन खत्म हो गया। इसमें इतनी सैद्धांतिक भाषा लिखी हुई है कि अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। पूरा पढ़ के लेसन खत्म कर लोगे और आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ये समझने का नाम ही एनसीईआरटी है। किताबें जरूर छोटी सी हैं, ये पतली भी हैं बहुत उनके मुकाबले, लेकिन इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि आपको समझे भी ना। इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ तब आपको समझ में आ रही है, वरना आप किताब पढ़िएगा और जनसंख्यात्मक वृद्धि के इस सिद्धांत को और इसकी समालोचना को आप पढ़िएगा, कितनी बात आपकी समझ में आई है। क्योंकि मैं इतना लंबे लेक्चर दे चुका हूँ, 4 दिन से लगातार इसी बिंदु पर बात कर रहा हूँ, तो आपको ये आसान लगेगा। अदरवाइज ये इसको समझना जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो केवल जनसंख्यात्मक वृद्धि का से गरीबी नहीं आती, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी, जनसंख्या वृद्धि गरीबी के लिए कारण नहीं है, बल्कि जो हमारे स्वामित्व के जो संसाधन हैं उनकी जो अपर्याप्तता है, गरीबी उससे आती है ना। अगर 5 भाई हैं तो 5 भाइयों से गरीबी नहीं होने वाली है। 5 भाई काम करें, 5 भाई अगर एक कमजोर है तो 4 उसकी हेल्प करें, ऐसा पहले होता था, है ना। और वो 5वें को सहारा देके उसे भी खड़ा करें, स्टैब्लिश करें अपनी जगह पर। वो भी जब काम चल जाएगा, दौड़ने लगेगा तो वो भी आपके समकालीन खड़ा हो जाएगा। ये अप्रोच अगर रखेंगे कि मैं रहूँ ताजमहल में, मेरा भाई रहे छप्पर में, तो ये मानसिकता आपके परिवार की गरीबी को कभी दूर नहीं करेगी। और भले ही आप ताजमहल में रहते हो, अगर एक भाई आपका छप्पर में रहता है तो वो जरूर आपकी शान में ग्रहण लगाएगा कि खुद तो ये है और एक जो है वो ये कर रहा है। वो कोई भी हो, ये सबके लिए मायने रखता है। पूरे घर का चैन हराम करने के लिए एक दुष्ट काफी है। एक दुष्ट का मतलब कि 4 मेहनत कर रहे हैं और एक दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो वो 4 लोगों के शान में ग्रहण लगाने के लिए एक व्यक्ति, एक अधर्मी काफी है पूरे घर के लिए। क्योंकि शान तो उससे भी जुड़ी हुई है ना, क्योंकि वो भी तो भाई है आपका। तो पब्लिक तो भले ही आपके सामने नहीं कहेगी, पीछे तो यही कहेगी, बोले ऐसे जमींदार बनने से क्या फायदा, खुद तो बना लिया ताजमहल, खुद तो बनने बैठे हैं, अपने बच्चों को भी ये कर लिया वो करा लिया। अरे अपने भतीजे और भतीजियों की भी तो चिंता की होती, उनकी तरफ भी ख्याल कर लिया होता कभी, है ना। तो जब तक ये मानसिकता नहीं होगी, ये मानसिकता अगर रहेगी कि मैं
बस मेरो पेट हाउ मैं न देऊँ तो कहू भलो ना हो वो देश कहू गरीबी से उबर ना पावे वो। अगर हम सबके पेट का ख्याल रखेंगे, पहले हम दूसरों के पेट का ख्याल रखेंगे, बाद में बचेगा तो खुद खाएंगे, जैसे माँ करती है। अगर माँ के स्वभाव को यदि हम सब यदि उसको आत्मसात कर लें तो हमारे देश में कभी गरीबी नहीं रहेगी, जैसे माँ करती है। देखा है कभी आपने माँ को? कभी नहीं देखा। आप लोग तो खाई ठूसी और पढ़ के सो गए, अब माँ सवेरे उठेगी है ना, समझ में आया ना? तो कितनी बार माँ जो है वो भूखी सो जाती है, आपने कभी परवाह नहीं की, लेकिन माँ है वो केवल माँ ही कर सकती है और कोई काम नहीं कर सकता है। ये भाव केवल माँ के पास है और उसके बाद भी वो मुस्कुराती रहती है। आप उसके चेहरे से पढ़ भी नहीं सकते कि आज माँ ने खाना नहीं खाया, और सुबह भी उठेगी तो वैसे ही खिलखिलाती हुई अपने बच्चों को लाड़ करेगी, जबकि उसने शाम खाना नहीं खाया, उसने बचा ही नहीं है। लेकिन ये त्याग केवल माँ ही कर सकती है और कोई रिश्ता नहीं कर सकता, सब बेईमानी है। यदि कोई कहता है तो माँ के जैसा कोई नहीं कर सकता, समझ में है ना? इसलिए बच्चियों को हमेशा अपनी माता की सेवा करनी है, माँ को नहीं बल्कि बच्चे लड़कों को भी करनी चाहिए। और क्योंकि मेरे सामने लड़कियां ही बैठी हैं तो इस समय मैं लड़कियों को ही कहूँगा स्पेशली, है ना? पापा की लाडली होती हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन मम्मी से भी कहना मानना चाहिए, उनकी बातों को भी बड़ा सोच समझ के गांठ बांधनी चाहिए, क्योंकि मम्मी भी जो कहती हैं वो व्यवहारिक की बात कहती होंगी, अपने तजुर्बे को जोड़ के कहती होंगी, आपको समझाती होंगी, तो कभी भी अपनी मम्मी की बात को भी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, है ना? पापा ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप लोग कभी कभी मम्मी की निंदा करते हो, लड़कियों को देखा है मैंने, क्योंकि लड़कियाँ पापा की क्लोज होती हैं और लड़के तो दुष्ट होते ही हैं, वो तो बस अम्मा की गोद में रहते हैं, पापा लड़ जाते हैं, क्योंकि इसलिए लड़के जो हैं वो पापा के इर्द गिर्द नहीं आते हैं और मम्मी को नोचते रहते हैं। मम्मी पापा से 300 रुपये तो मिलेंगे नहीं, पापा से 300 रुपये मिलेंगे, वो तो 300 रुपये के 300 स्पष्टीकरण मांगेंगे। अरे 300 रुपये का रिचार्ज करेगा, पिछले महीने तो करेगा। मम्मी से चुपचाप ले लेगा, मम्मी भी चुपचाप निकालेंगी, अपनी गांठ में से खोलेंगी, संदूक में से निकालेंगी, चुपचाप लल्ला को देंगे, ले लल्ला जा जा, लल्ला गए और 300 रुपये में क्या करो उन्होंने कुछ मालूम है? जुआ खेला उन्होंने, शराब पी, स्मोकिंग की, मोबाइल रिचार्ज कराया, क्या कराया कुछ नहीं मालूम। आजकल स्कूल गोइंग बच्चे ही तो जेब काट रहे हैं, कानों की खींच के भाग रहे हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे कर रहे हैं सब, है ना? और लड़कियाँ जेब काट रही हैं ऑटो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, है ना? मोबाइल की दुकान पे गई मोबाइल लेने, 2-4 मोबाइल पर्स में रख के पार कर दिए, समझ क्या हुआ? देखा किसी को? सर आपने सच बोलते हैं ना, गुंडी ठीक है ना? तो ऐसी स्थितियों में जो हमारे संसाधन हैं, यदि उनकी अपर्याप्तता होगी, उनका असमान वितरण होगा, तो गरीबी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। इससे आबादी का कोई लेना देना नहीं। केवल समालोचना इतनी बात कही, आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा।